वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे ऐसे प्रश्नों की। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे प्रश्न होंगे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। जो एग्ज़ाम 13 तारीख से एसएससी सीजीएल के स्टार्ट हैं और पेट के जो एग्ज़ाम शायद 24 तारीख से स्टार्ट हैं और आगे आने वाले जीडी के एग्ज़ाम। तो सबसे ज़्यादा हम वरीयता देंगे सीजीएल को, फिर पेट को। उस एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रश्न हैं, जो मेरा दिमाग जहाँ तक पहुँच सकता है, ऐसे प्रश्नों को हम इस वीडियो में समावेश करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ताकि आप वीडियो देखें ना देखें आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश, मैथ्स, जनरल स्टडी और रीजनिंग, हिंदी सभी प्रश्नों का समावेश करूंगा। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। 5 124 से जिस प्रकार संबंधित है, तो 7 जो है किससे संबंधित होगा। तो आप देख रहे हैं 5 का जो क्यूब है वो 125 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। -1 जब हमने किया तो आपका 124 आ गया। उसी प्रकार 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। -1 करेंगे तो 342 आ जाएगा। आंसर आपका पहला ऑप्शन सही है। अब आपके सामने करणी का सवाल है। पेट में आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है। तो इसमें 7 से हम इसको काटते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 3 बचा, 7 पंचे 35। अब ये घनमूल जो है उसके अंदर 1/125 से 1 का घनमूल 1 हुआ और इसके फैक्टर होंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 3 टाइम्स है, हम इसको एक बार लिख लेंगे तो घनमूल निकल आया आपका 1/5 आंसर हो गया। अगला वर्ड आपके सामने है, इंग्लिश का वर्ड है। इसका सिनोनिम बताना है पेरीफेरी। पेरीफेरी का सिनोनिम ऑप्शन है सर्कल, बाउंड्री, एज, टर्मिनस। तो पेरीफेरी जो है आपका वो उसका अर्थ होता है किनारा। ठीक है, जो 4 ऑप्शन हैं वो है आपके सर्कल। सर्कल का मतलब घेरा, बाउंड्री का मतलब घेरा और टर्मिनस का मतलब होता है लास्ट स्टॉप या स्टेशन। एज का मतलब हुआ किनारा। ठीक है ना, एज का मतलब हुआ किनारा। तो तीसरा ऑप्शन सही है। पेरीफेरी का मतलब हुआ किनारा, मार्जिन, एज, बॉर्डर, फ्रिंज, आउटसाइड एज। ठीक है, इसका एंटोनिम होगा मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम। ठीक है, अगला सवाल हमारा अलजेब्रा से है। एसएससी में आ सकता है। ठीक है, ये मेंस में आया हुआ सवाल है, सीजीएल मेंस 2018 में। ठीक है, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A, इन तीनों का रेशियो 7:6:5 दिया है। दूसरा चीज़ दिया है A+B+C = 27। निकालना है 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। तो आप जो है अगर इन तीनों को जोड़ें तो इसमें A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार है। ठीक है, इधर भी जोड़ देंगे 7 6 13 और 5 18। तो इधर जो है 2A + 2B + 2C 2 कॉमन ले लीजिए 2, और इधर जो है 18 आया तो 18/2 9, मतलब A+B+C बराबर जो है रेशियो में वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और A+B+C का जो मान है रियल वो 27 दिया है और A+B+C का रेशियो में जो टोटल है वो 9 दिया है। 9 3 27, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें A B C का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, A+B+C में A+B+C में A+B का मान घटाएंगे। A+B+C बराबर 27 है और A+B कितना है आपका 7 यूनिट है। एक यूनिट का मान कितना आया, 3 आया। तो 7 3 21, A+B बराबर 21। इसमें से जब 21 घटाएंगे तो C की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह B की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 12। ठीक है, क्योंकि C+A का रेशियो में मान 5 है और एक रेशियो की वैल्यू 3 दी है, तो 5 3 15 और C+A जब इसमें से कटेगा तो 15, इसमें घटेगा 12, B की वैल्यू 12 आ जाएगी। इसी तरह A की वैल्यू 9 आ जाएगी। फिर आप ABC का मान रख के 1/9 यहाँ 9 हो जाएगा A की जगह, B की जगह 12 हो जाएगा और C की जगह 6 हो जाएगा। 1/9 आपका आ जाएगा 1/9 अनुपात 1/12 अनुपात 1/6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 9 12 6
का जो एलसीएम होगा उससे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, तो इसका एलसीएम 36 होगा। ऐसी संख्या है जिसको ये तीनों काट दें तो 36/9 मतलब 4, 36/12 मतलब 3 और 36/6 मतलब 6, 4 3 6, ये आपका आंसर हो गया। अब हम सर्कल के कुछ थ्योरम देखते हैं। किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर पे कोई भी ट्रायंगल बना है, डायमीटर पे कोई ट्रायंगल बना है ABC, तो उसका जो शीर्ष कोण होता है वो 90 होगा। इस पे आधारित सवाल आ सकता है। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं आता है और वो एग्ज़ाम में आ गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी वृत्त के अंदर अगर व्यास पर या डायमीटर पर ट्रायंगल बना है तो उसका शीर्ष कोण जो है वो 90 अंश का होता है। एग्ज़ाम में जो है आपको एक कोण दे देगा, इधर वाला चाहे इधर वाला, एक कोण दे देगा और आपसे शीर्ष वाला छोड़ के दूसरा पूछ लेगा। तो जब एक दे देगा, मान लीजिए 30 दे दिया और एंगल भी पूछ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 90 है, तो 90 और 30 120 और 180 में 120 घटा लीजिए, 60 जो है आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। अगली थ्योरम हम देखते हैं। किसी भी वृत्त में अगर मान लीजिए एक चाप है, ये चाप है एक और ये बी, ये चाप है, इस चाप से एक केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है और एक परिधि पर अंतरित हो रहा है इसी चाप से। ठीक है, और आपको ये वाला कोण दे देगा, आपसे कहेगा कि ये वाला कोण बताइए, AOB बताइए। तो हमेशा ये याद रखें, किसी भी वृत्त के अंदर एक ही चाप से अगर केंद्र पर अंतरित हो रहा है कोण और सेम चाप से परिधि, ये चारों ओर परिधि है, परिधि पर अंतरित हो रहा है, तो परिधि वाला जो है केंद्र वाले का आधा होगा। ठीक है, परिधि वाला जो एंगल है सेम चाप से केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। ठीक है, अब हम एक तीसरी थ्योरम देखते हैं, फिर दोनों को मिलाते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, किसी भी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनते हैं उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और उनकी खूबी ये होती है कि उनके सामने के कोण 180 होते हैं। इसका और इसका जो टोटल है वो 180 होगा। अगर ये 70 दे रखा है तो ये 110 होगा। ठीक है, अगर ये 90 दे रखा है तो ये 90 होगा। मतलब आमने सामने के कोण जो हैं वो कैसे होते हैं, 180, उनका जो टोटल होता है वो 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज का। अब आपको एग्ज़ाम में ऐसे सवाल दे सकता है कि एक वृत्त बन गया, ठीक है, और आपसे एक पुरानी थ्योरम जो अभी मैंने बताई थी, ठीक है, तो आपको ये एंगल दे देगा 60, ये 60 दे देगा और आपसे कहेगा ये बताओ। ठीक है, आपसे कहेगा BCD बताइए, BCD बताइए कितना होगा। तो इसमें दो थ्योरम लग रही है। पहली थ्योरम कि चाप जो BCD है, जो चाप है चंद्राकार BCD, इसी से ये एंगल निर्मित है और इसी चाप से ये BOD भी निर्मित है। तो ये वाला जब 60 है तो ये परिधि वाला जो है एक ही चाप पर जो है केंद्र पर बना कोण जो है उसका वो आधा होगा, तो ये आपका 30 होगा। जब ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक है, अब दूसरी थ्योरम हमारी थी कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो है 180 होता है। तो ये इसमें चतुर्भुज है आपका ABCD, तो एंगल A और एंगल C या BCD, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का टोटल क्या होगा, 180 होगा। तो ये 30 आ गया है, तो ये क्या 150 नहीं होगा, तो 150 आपका आंसर आ गया। अब अगला सवाल आपके सामने जो है वर्गमूल से रिलेटेड है और दशमलव से भी रिलेटेड है, तो पेट के लिए महा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है वर्गमूल
हम कैसे निकालेंगे? 10 वर्गमूल हमने कल बताया था कि ये जब साइन हटता है तो पावर में 1/2 लग जाता है। तो जब इसमें पावर 1/2 लग जाएगा, 10 की घात -6 में 1/2 पावर इनटू में आ गया। ठीक है, ठीक है। और ये जो है आपका इसको हम 0.5 गुणे 0.5 लिख सकते हैं। कैसे? 25 का तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, लेकिन 25 में 2 के पहले दशमलव है, तो इसमें भी 1 के पहले और 1 के पहले मिला के 2 के पहले हो गया कि नहीं? ठीक है। तो अब ये इससे कट जाएगा, 10 की घात -3 आ गया, और गुणे ये डबल 2 बार है तो बाहर आएगा तो 1 बार हो जाएगा। ठीक है। अब हमें ये सॉल्व करना है, 10 की घात -3 गुणे 0.5। ठीक है, तो 10 की घात -3 जो है नीचे जाएगा तो 1/10 की घात 3 और गुणे 0.5 है। 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो। ठीक है, 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो। अब जैसे मान लीजिए 4/10 लिखा हुआ है, तो नीचे जितने जीरो होंगे ऊपर उतने ही अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर होगा 0.4। अगर मान लीजिए 45 लिखा होता और बटे 100 लिखा होता, तो 45/100, तो नीचे 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, 5 और 4 के पहले, इसका आंसर होगा 0.45। ठीक है। अब हम आते हैं सवाल पे अपने। हमारे सवाल में जो है 0.5/1000 दे रखा है, तो 3 जीरो नीचे है, तो दशमलव जो है 3 जो है अंक बाएं तरफ खसक जाएगा, मतलब 0.5 ये है आपका, और 3 स्थान जो है बाएं खसक जाएगा, मतलब 1, क्योंकि बाएं तरफ कोई अंक तो है नहीं, तो आप जीरो माने, ये जीरो माने। अब ये खसक के यहाँ आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0005। कुछ ईडियम हम देखते हैं सीजीएल के लिए। फार गुड, फार गुड जो है इसका अर्थ होता है सदा के लिए, फॉर ऑल टाइम, परमानेंटली, फॉर एवर। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। फॉर गुड का मतलब होता है सदा के लिए। फॉर वैसे तो अर्थ भलाई के लिए निकल रहा है, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं है। फॉर गुड का मतलब सदा के लिए, मतलब परमानेंटली, या फॉर ऑल द टाइम, या फॉर एवर। ठीक है, नोट कर लें, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला इडियम है हमारा फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है निष्प्रभावी होना, मतलब हमने कुछ काम किया लेकिन वो उसका रिजल्ट नहीं आया, निष्प्रभाव हो गया। तो फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू फेल या बी इनइफेक्टिव, फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, या टू फेल टू बी ह्यूमरस। ठीक है, मतलब निष्प्रभावी होना। इसको भी नोट कर लें। एक वर्ड नोट कर लें, वेन, WANE, वेन। वेन जो है वर्ब है, और वेन का मतलब होता है कम हो जाना या क्षीण हो जाना। टू बिकम ग्रेजुअली वीकर आर लेस इम्पॉर्टेंट, डिक्लाइन या डिक्रीज या ड्विंडल या अबेट। ठीक है, मतलब कम होना। वेन का मतलब कम होना। अपोजिट अगर एग्जाम में पूछेगा तो आंसर होगा इंक्रीज। ठीक है, नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने नंबर सिस्टम का सवाल है। ठीक है, शांत आवर्ती संख्या है, तो ये 858585 बार बार आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4.85 बार। ठीक है, अब हम 4 को अलग कर लें, और कभी भी दशमलव के बाद अगर 2 संख्याएं लिखी हैं और उनके ऊपर बार है, तो नीचे जो है उतने ही 9 आ जाएंगे, 85/99 आ जाएगा, 85/99। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। 4 की 9 से गुणा, 4 9 36 और 4 9 36, 3 39, 85 इसमें जोड़ दीजिए, 6 5 11, 9 8 17 1 18, 3 1 4, तो 481/99 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अलंकार से रिलेटेड है। एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, उसमें अलंकार बताना है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। नाक का जो मोती है उसको जो है तोता जो है वो देख कर ये सोच रहा है
कि ये दूसरा तोता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रम हो रहा है। अब यहाँ पे संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, इन दोनों में अंतर समझते हैं। इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है और हम गलतियाँ कर देते हैं। तो भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में हम अंतर समझते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार में एक ए है और एक बी है, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार में जो है हम ए को बी मान लेते हैं, ए को बी मान लेते हैं और बी को ए मान लेते हैं, ठीक है। बात आई समझ में, कन्फर्म हो जाता है हमारे दिमाग में, कन्फर्म हो जाता है कि ए वाला बी है और बी वाला ए है। या कह ले ए जो है बी को कुछ और ही समझ लेता है। मतलब हमें जो संदेह होता है वो संदेह पूरा पक्का होता है, लेकिन वो गलत होता है। तो वहाँ पे होता है भ्रांतिमान अलंकार। संदेह अलंकार वो अलंकार है जिसमें हमें समझ में ही नहीं आता कि वो है कि ये है, ठीक है। यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं होती। दोनों एक ही अलंकार है, दोनों में सस्पिशन है, दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में हम किसी चीज़ को पक्का कर लेते हैं कि ये वही है। संदेह में जो है हम जान नहीं पाते, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही कि सारी है कि नारी है, ठीक है। हमें कन्फर्म नहीं है कि ये सारी है या नारी है, कन्फर्म नहीं है। लेकिन इसमें जो है नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, इसमें जो है बीज को जो है वो तोता समझ बैठा, कन्फर्म कर लिया, लेकिन वो तोता था नहीं। बात आई समझ में। तो ये अलंकार, इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे तो आप ऐसे जो है उसका सलूशन निकाल सकते हैं। आपके सामने एक सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए किसी काम को, उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा ये बताना है। इजी सवाल है, ठीक है। तो ए और बी, सबसे पहले जो है हम दिन जो दिए रहते हैं उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने से ये रहता है कि वो तीनों संख्याएं जो हैं उसकी भाजक होती हैं। तो भाजक होने के कारण वो हमारा वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो 60 जो है ऐसी संख्या है जिसको 12 और 15 और 20 तीनों काट रही हैं। 12 पंचे 60, तो ए और बी की जो क्षमता है वो 5 हो गई, 15 चौके 60, ठीक है, और 20 तियाँ 60। ए और बी की क्षमता 5 हो गई, बी और सी की क्षमता 4 हो गई, और सी और ए की क्षमता 3 हो गई, ठीक है। ये आपका दिया है, टाइम दिया है, और ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। एक फार्मूला होता है P बराबर W/T। सामर्थ्य का मतलब क्षमता। क्षमता तब निकलती है जब काम को समय से भाग देते हैं। तो काम जो है आपका टोटल 60 है और टाइम जो है आपका 12 है। तो 60 को जब हम 12 से भाग दे रहे हैं तो हमारा पावर निकल के आ रहा है, वही पावर यहाँ लिखा गया है 5, क्षमता, ठीक है। चलिए, क्षमता जो है आपकी, आपको पता चल गई A + B की 5 है और B + C की कंबाइंड आपको पता चली है क्षमताएं। तो आप इधर जोड़ देंगे सबको, तो 2A + 2B + 2C आएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, A + B + C ये आ जाएगा। और इधर जो है आपकी 5 4 9 3 12 आ गया। मतलब जो क्षमता इधर लेफ्ट में आपने जोड़ा तो तीनों की क्षमताओं का जो दुगना है वो 12 के बराबर है। आप काट देंगे तो सिंगल जो है आपका तीनों का टोटल आ गया। A + B + C की जो क्षमता है वो 6 आ गई। A + B + C की क्षमता 6 आ गई। A की क्षमता पूछ रहा है, तो इसमें से अगर हम B + C की क्षमता माइनस कर दें तो A की बचेगी। B + C की क्षमता कितनी थी? 4 थी। तो B + C की क्षमता जो है 4 हम इसमें माइनस कर दें तो A की क्षमता कितनी बचेगी? A की क्षमता जो है 2 बचेगी। ये पावर है A का। टोटल वर्क कितना था? 60 था। आपको निकालना है कि A कितने दिनों में करेगा, ठीक है। टाइम निकालना है। तो फार्मूला क्या बताया है? P बराबर W/T, ठीक है। P आपको पता चल गया 2 है, यहाँ 2 रख दिया, W की जगह 60 रख दिया, ठीक है। अब जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2T बराबर 60, T बराबर 60/2, T बराबर 30, 30 दिन में A काम करेगा। अगला सवाल हमारा आता है, बहुत बेहतरीन सवाल है।
एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच का अंतर 12 है, एक्स और जेड के बीच का अंतर क्या होगा? प्रश्न में कह रहा है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड के औसत का अंतर 12 है। मतलब x और y का जो औसत होगा वो कितना होगा? x प्लस वाई बटे 2 होगा, और इसका जो औसत होगा वो y प्लस जेड बटे 2 होगा। इसका अंतर दिया है 12। ये इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। x और अब पूछ रहा है x माइनस जेड क्या होगा? x और z का अंतर पूछ रहा है। आप इसको सॉल्व करें, इसको अलग कर लें, ठीक है, अलग कर लेते हैं। x बटे 2 प्लस वाई बटे 2, इसको अलग करेंगे माइनस वाई बटे 2, ये साइन चेंज हो जाएगा, z बटे 2 बराबर 12, आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका बचा x बटे 2 माइनस जेड बटे 2, x बटे 2 माइनस जेड बटे 2 बराबर 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे, x माइनस जेड बटे 2 बराबर 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस जेड बराबर 24। x और z का अंतर पूछ रहा था, अंतर आ गया 24। आपके सामने एक फिगर बना हुआ है और उसमें पूछ रहा है ABC कितना होगा? ABC कितना होगा? मैंने अभी थ्योरम बताई थी और बोला था कि इस तरह के सवाल आते हैं और आपको मिलेगा सवाल इस टाइप का सवाल, ठीक है। ये पूछ रहा है ABC, ठीक है। तो इसमें दो थ्योरम का यूज है। मैंने बताया एक ही चाप से अगर केंद्र पर कोण बना है और उसी चाप से परिधि पर कोण बना है तो केंद्र वाला परिधि का दुगना होगा। इसमें चाप जो आपका ABC चाप है, इससे केंद्र पर तो बन गया लेकिन परिधि पर नहीं बना है, तो आप डॉटेड लाइन करके आप बना लीजिए, बना लेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70 होगा, क्योंकि केंद्र वाला जो है 140 है। अब अगर हम इसको D मान लें, इस बिंदु को, तो चतुर्भुज बन गया ABCD। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का टोटल 180 होता है। तो एंगल D और एंगल B, या कह लीजिए ABC, इन दोनों का टोटल 180 होगा। ये 70 है तो ये आपका 110 होगा। यही आपका आंसर हो गया। अब एक बहुत ही इजी सवाल लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन का है। 1296 भाग इन ब्रैकेट 24 इंटू 0.75, ठीक है, बहुत इजी सवाल है। तो इसमें जो है हमें ये पता है कि भाग का जो है पहले हम हल करते हैं, लेकिन भाग से पहले भी किसी चीज़ को हल किया जाता है। ब्रैकेट में है अगर, तो उसको पहले हल करेंगे। और एक लाइन कोष्ठक होता है, ऐसे ऊपर खींच देगा, ठीक है। अगर लिख देगा 2 गुणे 3 भाग 5 माइनस 1 और ऐसे कर दिया, तो इसको पहले हल करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला नंबर रेखा कोष्ठक, उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप 24 की इससे गुणा ना करें, इस 75.75 को 75/100 कर लीजिए। तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100 और 4 छंग 24 और 6 तियाँ 18 आ गया सीधे, ठीक है। अब 18 से भाग दे दीजिए, 18 सते 126, 3 बचा, 18 दूना 36, 72 आपका आंसर आ गया। एक सीरीज लिखे है आपके सामने रीजनिंग की, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखें, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 37 आ रहा है। इसमें स्क्वायर क्यूब का कोई चक्कर है, ठीक है। 1 में 1 जुड़ रहा है तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 में 1 जुड़ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 1 2, 2 में फिर 10 आ रहा है तो 2 में 8 जुड़ रहा है, तो 8 किसका? 8 तो क्यूब हो गया, 8 2 10 हुआ तो 8 का क्यूब, मतलब क्यूब का चक्कर है। तो इसमें जो है 1 का क्यूब जुड़ा, 1 में 1 का क्यूब जुड़ा तो 1 1 2 हो गया। इसमें जो है आपका 2 का क्यूब जुड़ गया, 2 का क्यूब मतलब 8, 2 कितना हुआ? 10 हो गया। तो इसमें जो है आपका 3 का क्यूब जुड़ेगा, इसमें जो है आपका 3 का क्यूब जुड़ा, 27 10 37 हो गया। तो इसमें जो है आपका 4 का क्यूब जुड़ेगा, 64, तो 7 4 11, 6 3 9 1 10, 101 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ जनरल स्टडी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेट के लिए भी अच्छे होंगे, CGL के लिए भी अच्छे होंगे, ठीक है। एक त्यौहार होता है सरहुल। सरहुल त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? सरहुल
त्यौहार जो है आपका झारखंड में मनाया जाता है। ये सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक है। ठीक है, ये झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चंद्रमा के तीसरे दिन या चैत्र के पखवाड़े में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लें। मैं जो है स्टैटिक जीके आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सीजीएल में आ सकते हैं। एक प्रश्न आता है, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो काबिनी जो है कावेरी की जो है सहायक नदी है। कावेरी जो है इंडियन रिवर है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है आपकी कावेरी है। तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी जो है आपकी कावेरी है, तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी। और इसी की सहायक नदियां हैं आपकी हरंगी, हेमवती, काबिनी, भवानी। ठीक है, तो काबिनी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न आपका तार्किक अभियोगिता से है। y बराबर 50 दिया है, c बराबर 50 दिया है, तो याच बराबर बताना है। y की जो प्लेस वैल्यू क्या होती है? x, y, z 24, 25, 26। y की प्लेस वैल्यू 25 होती है, लेकिन यहाँ 50 दिया है, मतलब दुगना है, प्लेस वैल्यू का दुगना है। इसमें आते हैं s जो है आपका 19 होता है और e आपका 5 होता है, a 1 होता है। 19 और 1 20, 5 25। यहाँ भी दुगना दे रखा है, मतलब याच का जो भी टोटल आएगा प्लेस वैल्यू का दुगना होगा। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। y 25 और 1 26 और 3 29 और 8 37 और 37 और 20, t जो है 20 है, t20 37 20 57 इसका टोटल आ गया। 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से 14, 2 पंचे 10 11, 114 आपका आंसर आ गया। ये आपका अगला सवाल पिछले सवाल की तरह ही है। ठीक है, ये आपको घर से लगाना है। इसका आंसर 60 है। कैसे आएगा? जैसे पहले सवाल अभी लगाया है बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, यूनिट से रिलेटेड जो है आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कार्य का मात्रक पूछेगा, W बराबर F इंटू डी। ठीक है, तो कार्य का मात्रक वैसे जूल होता है। ठीक है, लेकिन फोर्स बल का मात्रक न्यूटन हो गया और डी का मात्रक मीटर हो गया। तो न्यूटन मीटर भी आपका कार्य का मात्रक हुआ और जूल भी मात्रक हुआ। इस पे सवाल भी पूछा जा सकता है। और आपका जो है फिजिक्स में जो है आपका न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम है। पहला नियम बोलता है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और कोई वस्तु तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, तब तक वो नहीं रुकेगी। ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत प्रकार के प्रश्न तरह तरह जो है लैंग्वेज चेंज करके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, न्यूटन का जो गति विषयक दूसरा नियम है वो उससे ये फार्मूला निकलता है F बराबर ma। ठीक है, सवाल दे देगा कि एक वस्तु जो है 2 किलोग्राम की है और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो चल रही है, तो उसका जो है बल बताइए लगने वाला। तो आप इस फार्मूले में रख देंगे 10 न्यूटन, जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए जो है एक्सीलरेशन है, त्वरण है। ठीक है ना, त्वरण का मात्रक पूछ सकता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपसे ये भी कह सकता है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण बताइए, तो 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। समझ में आया? और आपसे कार्य का तो मैंने अभी बताया ही। तो इस तरह के कई सवाल जो है आपके बनते हैं। आपसे पूछ लेगा प्रतिरोध का क्या मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, इसका ये सिंबल है। ठीक है, ओम का नियम जानते ही होंगे, V बराबर IR। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें जो R है इसको प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। V आपका विभवांतर है। एग्जाम में प्रश्न दे सकता है किसी तार में जो है 2 वोल्ट विभवांतर की धारा बह रही है, प्रतिरोध फला है और आप धारा बताइए, तो I बराबर कितना हो जाएगा? 2/4 1/2 10.5 एम्पियर।
विद्युत धारा का मात्रक पूछ सकता है एम्पियर, ठीक है। आर का मात्रक पूछ सकता है प्रतिरोध, ओम। आर प्रतिरोध है, इसका मात्रक, इसका यूनिट ओम है। आई जो है आपका विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर है, आप नोट कर लें। आई जो है विद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर है। आर जो है प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम है। और वी आपका विभवांतर है, इसका मात्रक वोल्ट है। इसी तरह तरंगों से रिलेटेड जो है एक सूत्र है, n बराबर 1/t या t बराबर 1/n या nt बराबर 1, ठीक है। आपसे पूछ सकता है nt बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो n जो है इसमें फ्रीक्वेंसी है, n का मात्रक हर्ट्ज, n का मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज। और t जो है आपका टाइम है, मतलब आवर्तकाल। एक आवर्तकाल, एक आवर्त में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका मात्रक सेकंड है क्योंकि ये टाइम है। n का जो है आपका हर्ट्ज है, ठीक है। और इसी से एक सूत्र और निकलता है, v बराबर n लैम्डा। तो v जो है यहाँ पे वेलोसिटी है, वेग है, चाल है। n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी तरंगदैर्घ्य है। इसका मात्रक मीटर हुआ, इसका हर्ट्ज हुआ, इसका मीटर प्रति सेकंड हुआ। ये यहाँ पे जो है वेलोसिटी है। तो ये सब पूछे जा सकते हैं। और एक है, आपसे पूछ सकता है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होगा। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता, आपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछ लेगा कि इसका मात्रक क्या है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है। इसके अलावा अदिश और सदिश राशि पूछ सकता है, ठीक है। अदिश और सदिश राशि, जिन राशियों में जो है केवल डिस्टेंस हो, केवल डिस्टेंस की बात हो, दिशा की बात न हो, वो आपकी अदिश राशि है, ठीक है। और वेक्टर मतलब सदिश राशि जिसमें दिशा भी ज़रूरी है, ठीक है, और दूरी भी ज़रूरी है। मतलब जो है दिशा भी ज़रूरी है, जैसे चाल, स्पीड, ये आपकी अदिश राशि है। हम किस दिशा में चल रहे हैं इससे नहीं मतलब है, हमारी चाल कितनी है, बस इससे मतलब है। और वहीं विस्थापन, चाल और विस्थापन दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका अदिश है और ये सदिश है। इसी तरह सारी राशियों को आप देखें, समझें। इस पे एक प्रश्न और बनता है, सॉरी, चाल नहीं, चाल जो है आपका अदिश है, ठीक है। ये दूरी और विस्थापन, ठीक है, थोड़ा सा एरर हो गया। विस्थापन जो है आपका सदिश है और दूरी जो है आपका अदिश है। दूरी आपका अदिश है और विस्थापन जो है आपका सदिश है, ठीक है। और इससे एक सवाल बनता है कि मोहन अपने घर से 10 किलोमीटर स्कूल गया और फिर घर वापस आया, तो उसने कितनी दूरी तय की। तो उसने 10 + 10 = 20 किलोमीटर दूरी तय की। लेकिन विस्थापन उसका शून्य रहा, क्योंकि वो जहाँ था, विस्थापन में दिशा देखी जाएगी, ठीक है, कि वो 10 गया और 10 आया। तो प्रारंभिक स्थान भी वही है और डेस्टिनेशन, गंतव्य जो स्थान है वो भी वही है लास्ट में, तो उसका विस्थापन जो है 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका 2017 में कि त्वरण जो है वो F बराबर ma, त्वरण जो है वो F के किस प्रकार इन्वर्स में जो है कनेक्ट है या डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। तो F बराबर ma जो है, त्वरण जो है F से जो है डायरेक्ट जो है इससे कनेक्ट है, इन्वर्सली कनेक्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट है। तो इस प्रकार के फार्मूले से रिलेटेड भी जो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, 36 जिस प्रकार 50 से संबंधित है, 64 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है, 6 का स्क्वायर है। तो 6 हमने ले लिया, 6 में 1 जोड़ के 7 हुआ, उसका स्क्वायर करके फिर 1 जोड़ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 + 1 = 50। उसी तरह ये 8 का स्क्वायर हुआ, तो 8 में 1 जोड़ कर स्क्वायर करके फिर 1 जोड़ रहा है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 82 आपका आंसर हो जाएगा, 82 आपका आंसर हो जाएगा। और आपसे द्विघात समीकरण के सवाल भी पूछ सकता है, जैसे लिखा हुआ है 3x² + 5x + 2 = 0। तो इसमें आपसे कहेगा विविक्तिकर बताइए।
तो विविक्तिकर डी होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी कंपैरिजन कर दीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए जो है आपका 3 हो गया। ठीक है, बी जो है आपका 5 हो गया, मतलब 25, और 4 गुणे ए आपका 3 है, और गुणे सी जो है आपका 2 है। ठीक है, सी आपका 2 है, तो 4 3 12 दूना 24, 25 माइनस 24, एक जो है आपका विविक्तिकर आ गया। तो विविक्तिकर भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब जो है और क्या चीज़ पूछेगा, और जो है आपसे इस तरह पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0, आपसे कहेगा मूलों का योग बताइए। तो अगर कोई इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे 1 इंटू है ना, समझ रहे हैं, तो कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसका अगर मूलों का योग पूछ रहा है तो सीधे डायरेक्ट फार्मूला लगाइए माइनस बी अपान ए, ये मूलों का योग निकल आएगा इससे। और मूलों का अगर गुणनफल पूछ रहा है तो सी अपान ए, ये फार्मूला लगाइए। ठीक है, बी आपको यहाँ से मिल जाएगा, साइन सहित लेंगे, चिन्ह सहित लेंगे। ठीक है, और ए आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, जैसे अभी मैंने तुलना की थी इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना की थी तो आपको ए बी सी मिल गए थे, तो वैसे ही तुलना करेंगे ए बी सी मिल जाएगा आपको। सी जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा 8, ए आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो 8/1 8 जो है आया आंसर, यह आपका मूलों का गुणनफल है। और बी की जगह 6 रख देंगे, ए की जगह 1 रख देंगे, माइनस 6 आपका मूलों का योगफल हो गया। कभी कभी यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कई प्रकार के सवाल पूछ सकता है। आपसे ऐसे भी कह सकता है कि किसी समीकरण के 2 मूल दिए गए हैं, आपको समीकरण तैयार करनी है। ठीक है, मूल दे देगा, ऐसे भी दे देगा, इक्वेशन दे देगा और आपसे कहेगा मूल बताइए। ठीक है, मूल अगर बताना होगा तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा। अगर कहेगा मूलों का योग बताइए या मूलों का गुणनफल बताइए तो अभी जस्ट जैसे मैंने बताया वैसे लगाएंगे। अगर आपको मूल दे दिया और कहा इक्वेशन बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए, तब आप फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे जो है मूलों का योगफल होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट होगा मूलों का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो -3 -2 कितना हुआ, -5 हुआ, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट हो जाएगा इसका 6 बराबर 0। इक्वेशन तैयार हो गई, यही आंसर हो गया। ठीक है, मेंस में सवाल द्विघात समीकरण से जरूर आते हैं, खतरनाक प्री में भी आ सकते हैं। इस तरह के सवाल आते ही आते हैं। समचतुर्भुज से जुड़ा हुआ एक सवाल आता ही आता है। एक सवाल है, समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 हैं। एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण जिसके विकर्ण जो हैं ये 12 है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एक जो है आपका 12 है डायगोनल, और दूसरा जो डायगोनल है वो आपका 16 है। तो समचतुर्भुज की लंबाई पूछ रहा है, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। कभी कभी परिमाप पूछ लेता है, समचतुर्भुज का परिमाप बताइए, भुजा आ जाएगी तो परिमाप निकल ही आएगा, 4 से गुणा कर दो, वर्ग ही तो है। भुजाओं के मामले में वर्ग की तरह है ये। ठीक है, समचतुर्भुज की खासियत होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को आधा आधा बांट देते हैं और 90 पर बांटते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका 16 है, तो ये वाली जो भुजा है ये 8 हो जाएगी, और ये वाली भुजा जो है आपकी 6 हो जाएगी, क्योंकि ये 12 है AC तो वो 6 हो जाएगी। और DB जो है 16 है, तो O, ये अगर O मान लें तो OB 8 हो जाएगी। तो ये नंबर 1 का जो त्रिभुज है इसका आधार 8 हो गया और ऊंचाई 6 हो गई। ठीक है, और ये बीच का 90 है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। तो समकोण त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, AB बराबर √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 + 64 बराबर √100 बराबर 10। भुजा आ गई 10, समचतुर्भुज की भुजा पूछ रहा था। समचतुर्भुज का अगर परिमाप पूछता तो 10 × 40 आंसर हो जाता। ठीक है, तो समचतुर्भुज से एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लें। अब मैं आपको कुछ प्रश्न नोट कराऊंगा, आप इन्हें तैयार कर लें, आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न तैयार कर लें, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? ठीक है,
और दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। ठीक है, विश्व खुशी सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है 2020 की। ठीक है, ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव आ सकता है, हालांकि ये CHSL में आता है, इसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पैटर्न कभी भी बदल जाता है। तो इसमें क्या है, 2 पार्ट होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, हम जिसकी बात करते हैं। इनडायरेक्ट जो है आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और इधर आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। ए सेड टू बी। ठीक है, ए सेड टू बी टुडे इज़ हॉलीडे। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर इधर की वर्ब जो है उसमें है, प्रेजेंट में है, तो आगे का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर इधर की वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादातर चेंज होने वाला ही आता है। इधर की वर्ब जो है पास्ट में होती है और आगे का जो है वो टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, फ़िलहाल अभी यहाँ कोई ऐसी बुक नहीं है। राम सेड टू मी, ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है, ही वाज गोइंग। ठीक है, अब इसको बदलना है तो सेड टू हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, आगे का वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है असर्टिव। ठीक है, असर्टिव के बाद आता है आपका क्या, इंट्रागेटिव आता है। ठीक है, असर्टिव में आपका अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आ गया, और आपका वाक्य आ गया। इंट्रागेटिव में भी 2 प्रकार का आ गया। एक होता है आपका जो है क्या से जो स्टार्ट होता है, एक होता है इंट्रागेटिव वाला। ठीक है, तो दोनों का रूल अलग है। और इसके अलावा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, आदेश देने वाले या प्रार्थना सूचक हो गया। एक एक्सक्लेमेटरी हो गया जिसमें फीलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो पांचों के नियम हैं। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे के जो सेंटेंस आते हैं उनका टेंस बदल जाता है और इन्वर्टेड कामा हट जाता है, और बीच में इन्वर्टेड कामा हटने के बाद एक कंजंक्शन लगता है, और वो कंजंक्शन सभी में नहीं लगता। ठीक है, तो अगर हमारी वर्ब जो है पास्ट में है और आगे का रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल सेंटेंस में है, तो ये वाज प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस है ना, ये तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। राम टोल्ड मी, और ये कामा हट के दैट लग जाएगा, दैट ही हैड बीन गोइंग। ठीक है, ही हैड बीन गोइंग। और प्रोनाउन भी बदल जाते हैं। अगर यहाँ पे होता आई, राम सेड टू मी आई वाज गोइंग, तो आई चेंज हो जाता। ही क्यों नहीं चेंज हुआ? पर्सन होते हैं 3। एक होता है फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। ठीक है, और हम जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात कर रहे हैं मतलब तीसरा आदमी, ही, सी, इट, प्लूरल का दे, ये सब थर्ड पर्सन है, ये नहीं बदलते, इसीलिए ही नहीं बदला। फर्स्ट और सेकंड पर्सन बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किसके आधार पर बदलता है? फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। राम जो है, राम के अनुसार जो है यहाँ आई जो है बदल जाएगा। राम पुल्लिंग है तो यहाँ ही हो जाएगा, अगर यहाँ आई लिखा है तो ही हो जाएगा। ही हैड बीन गोइंग। तो इसमें कई चीज़ें एक साथ चलती हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है। जो बच्चे इंग्लिश में अभी ज़्यादा नहीं सीखे होते हैं, शुरुआत ही किए होते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें टेंस भी आना चाहिए। इसमें हमें ये भी ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, तभी आगे का बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो आगे का नहीं बदलेगा। टेंस में भी परिवर्तन, प्रोनाउन में भी परिवर्तन। ठीक है, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे टुडे है तो उसका जो है दैट डे हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका सिंपल सेंटेंस था, ही वाज गोइंग, अगर इसकी जगह व्हाट आर यू डूइंग आ जाता तो उसका रूल अलग है, तब कंजंक्शन दैट नहीं लगता। तो ये इसमें कई चीज़ें एक साथ चलती हैं। ठीक है, तो किसी दिन हम
सारे रूल की एक वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम कुछ रूल बता दे रहे हैं। अगर पहले का जो है, अगर एक मिनट, अगर पहले की जो वर्ब है इन्वर्टेड कामा के पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो पास्ट टेंस में है तभी आगे का टेंस बदलेगा। चलो मान लिया हमने कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आगे का जो टेंस है वो कैसे बदलता है। अगर लिखा है इन्वर्टेड कामा के अंदर राम ईट, राम ईट्स, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट राम एट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब अगर ये नोट करते चलें, अगर लिखा है राम, पेंसिल आइए भैया, पेंसिल कहाँ गई, आ जाओ। अगर लिखा है राम, अरे यार, राम एट, ठीक है, अभी लिखा था राम ईट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, राम एट हो गया था। अगर राम एट ही लिखा हुआ है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राम हैड ईटन। ठीक है, बात आई समझ में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है मतलब प्रेजेंट की सारी चीज़ें पास्ट में हो जाएंगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज़ ईटिंग, राम इज़ ईटिंग, तो हो जाएगा राम वाज ईटिंग। ठीक है, राम वाज ईटिंग। अगर लिखा है राम वाज ईटिंग, तब हो जाएगा राम हैड बीन ईटिंग। ठीक है, इस तरह बदलेगा। अगर लिखा है ही मे गो, तो हो जाएगा ही माइट गो, मे माइट, कैन कुड, विल वुड, शैल शुड। ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो है कुछ वर्ड भी चेंज होते हैं, जैसे कि लिखा है ही विल गो टुमारो, तो ही वुड गो टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। तो इस प्रकार कुछ वर्ड भी ऐसे आते हैं जो बदल जाते हैं। तो डायरेक्ट में कई रूल एक साथ चलते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, किसी दिन हम इस पे चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले पार्ट में अच्छे संकलन के साथ। कृपया आपसे निवेदन है मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैले।